आज हम बात करने वाले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। अपनी लाइफ में कोई इंसान इतना ज़्यादा शायद ही अचीव कर पाता है जितना राधाकृष्णन साहब ने कर लिया। स्कूल डेज से ही थोड़े वो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट रहे। फैमिली में इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। पढ़ाई की, अद्वैत फिलोसॉफी पे वर्क किया, काउंटर किया वेस्ट की फिलोसॉफिकल थिंकिंग्स को। उसके बाद चांसलर बने, प्रोफेसर रहे, फिर चांसलर बने, फिर 2 यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर रहे और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। बहुत सारी चीज़ें ने अचीव की। प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके सबसे खास बात यह थी कि इन्होंने अपनी एक थ्योरी जैसी बनाई जिसमें इन्होंने लॉजिक और इंट्यूशन पे काफ़ी वर्क किया। और ये लॉजिक और इंट्यूशन के बेसिस पे कौन अपनी चीज़ को किस तरह से समझ सकता है और उसके अंदर से ये मॉरलिटी ढूंढ के ले आए और एथिक्स को और मॉरलिटी को कंबाइन करके ये इंट्यूशन की एक डेफिनेशन के अंदर फिट किया। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है, कैसे उन्होंने इन चीज़ों को अचीव किया। मेरे साथ इस लेक्चर में मैं हूं अनर्घ जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके, हमें भी कॉन्फिडेंस रहे कि लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। और अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशीष सर साथ में, और कुछ दिनों बाद राहुल सर भी आएंगे। ये दोनों और हम तीनों मिलके आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियोस लेकर आएंगे पूरे एमपीपीएससी का। तो देखिए मेरे साथ ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। बॉर्न इन तिरुठानी, तमिलनाडु इन 1888 एंड लेटर डाइड इन चेन्नई इन 1975। ओके, 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। उनका बर्थ डेट भी 5 सितंबर ही है, 1888। इनकी जो पढ़ाई होती है शुरू की, वो तिरुपति में होती है। तिरुपति आपको पता है टेम्पल टाउन होता है एक। अब क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक टेम्पल टाउन था, तो वहाँ पे वो लोग भी आते थे जो हिंदू नहीं थे उस टाइम पे, तो क्रिश्चियंस भी वहाँ पे आते थे। तो तिरुपति में क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस ऑलरेडी था, तो उन्होंने पहली बार वहाँ पे क्रिश्चियन थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रिलीजियन, तो क्रिश्चियनिटी के बारे में उन्हें पता चला। ओके, बाद में जब वो इनिशियल एज में रहते हैं तो वो वेलोर मूव कर जाते हैं और वहाँ पे वेलोर के पास में डच रिफॉर्म थियोलॉजी पे वो देखते हैं। डच मतलब पोर्तुगीज वगैरह थे और वो कन्वर्जन पे काफ़ी फोकस कर रहे थे। क्योंकि राधा कृष्णन एक हिंदू थे, उनको ये कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी वाली बात उतनी ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो जो डच रिफॉर्म थियोलॉजी थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे हिंदुइज्म को। होता यह है कि जब वो बड़े होते हैं तो उनका एडमिशन होता है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। क्योंकि पढ़ाई में उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं शुरू से ये, तो इनको फिलोसॉफी मिलता है। वैसे ये लॉ करना चाह रहे थे पर इन्हें फिलोसॉफी मिलता है, और फिलोसॉफी भी इसलिए मिलता है क्योंकि इनके भाई को फिलोसॉफी मिला हुआ था और उन्होंने वही बुक्स इनको दे दी, क्योंकि इनके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये काफ़ी महंगी किताबें या नया कोर्स या फीस अफोर्ड कर सकें। तो उन्होंने फिलोसॉफी पढ़ना शुरू किया। फिलोसॉफी में उन्होंने पहले जो उस टाइम पे वेस्टर्न फिलोसोफर्स बड़े बड़े थे उनको पढ़ा, जैसे कि इमैनुअल कैंट, जेम्स स्टुअर्ट मिल, जॉन लॉक, एरिस्टोटल, प्लेटो और भी बहुत सारे। हुआ ये कि जब उन्होंने इनको पढ़ा तो एक बात मैंने आपको प्लेटो के लेक्चर में बताई थी कि प्लेटो के सेइंग्स के हिसाब से एक फिलोसोफर को स्टेट का हेड बनना चाहिए, ऐसा प्लेटो ने कहा था, ताकि वो बहुत अच्छा स्टेट का हेड बन सकता है, और उसने अपने रीजंस भी दिए थे। तो आप मेरे प्लेटो वाले लेक्चर को जाके देख सकते हैं और उसमें आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा था प्लेटो ने। 20 साल की उम्र में ही पब्लिश्ड हिज थीसिस ऑन एथिक्स ऑफ वेदांता फिलोसॉफी टू चैलेंजेस द क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिश्चियंस। क्योंकि ये सारे के सारे लोग क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, और क्योंकि ये हिंदू थे और वेदांता फिलोसॉफी इन्हें पढ़ रखी थी, तो ये उसके क्रिटिसिज्म में, क्रिश्चियनिटी के क्रिटिसिज्म में इन्हें वेदांता फिलोसॉफी को लेकर आए और उसकी एथिक्स के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया। इनकी ये जो थीसिस थी एथिक्स ऑफ वेदांता फिलोसॉफी, आज भी पढ़ी जाती है कई जगहों पे। ओके, जब ये बड़े हुए तो उन्हें वी.डी. सावरकर को पढ़ा, जिनने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी। फिर विवेकानंद को पढ़ा और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए अपने स्टूडेंट्स के बीच में। इन्हें बीच में कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था एज अ प्रोफेसर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी। ओके, बाद में कुछ सालों बाद ही बिकेम वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी। बाद में ये BHU के भी वाइस चांसलर बनते हैं और प्रोफेसर बनते हैं ऑक्सफोर्ड के। ऑक्सफोर्ड में जो सब्जेक्ट से डील कर रहे थे वो थे ओरिएंटलिज्म या सब्जेक्ट ऑफ द ईस्ट आप कह सकते हो, एंड एथिक्स। तो ये 2 टॉपिक ये प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड में। ओके,
बाद में ये चेयरमैन बनते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के और पब्लिश करते हैं 1949 में एक रिपोर्ट, ओके। और यही रिपोर्ट बेडरॉक बनती है इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन की आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। तो उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन का काफ़ी बड़ा योगदान है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इंट्रोडक्शन एक पेज में नहीं आ सकता है, उनने काम ही इतने सारे किए थे। बाद में ये इन्वॉल्व होते हैं यूनेस्को के साथ। उस टाइम पे यूनेस्को नया नया बना था इंडियन इंडिपेंडेंस के आसपास, 1950s के आसपास। तो यूनेस्को में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसकी फंक्शनिंग और उसमें जो एथिक्स की काफ़ी बातें हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही लिखी थी। उसके बाद ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी बनते हैं। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू इनको एम्बेसडर टू मॉस्को बना देते हैं और ये वहाँ पे रहते हैं 1952 तक। 1952 में जब वे वापस आते हैं, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, राज्यसभा की मेंबरशिप मिलती है और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके होते हैं। 10 साल ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं एक टर्म के लिए, 1962 से 67। 67 के बाद भी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाह रहे थे, पर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। 67 के बाद ये कंप्लीट अपना पॉलिटिकल कैरियर छोड़ देते हैं और अपने घर में जाके, चेन्नई में जाके वहीं पे ही रहने लगते हैं और अल्टीमेटली उनका वहाँ डेथ हो जाता है। जो इनके सबसे फेमस वर्क्स हैं वो हैं द हिंदू वे ऑफ लाइफ 1927। इन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन फिलोसॉफी, ये 2 वॉल्यूम में लिखी गई। 1927 में फर्स्ट वॉल्यूम आया और 1923 में फर्स्ट वॉल्यूम आया, 1927 में सेकेंड वॉल्यूम आया। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ 1929 में लिखा गया और माई सर्च फॉर ट्रुथ 1937 में लिखा गया। अगर हम बात करते हैं फिलोसॉफी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि इन्होंने अद्वैत फिलोसॉफी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बहुत साइंटिफिक नोशंस निकाले और इन साइंटिफिक नोशंस के बेसिस पे इन्होंने वेस्ट की चीज़ों को काउंटर किया और बाद में इन्होंने इस नोशन को इस लेवल तक ले गए कि उसके अंदर से इन्होंने एथिक्स और मॉरलिटी भी निकाल ली बाहर। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उनकी फिलोसॉफी में। पहली बात आती है मेटाफिजिक्स की, कोई ऐसी चीज़ें जो बियॉन्ड मेजर हो, आप इस तरह से समझ सकते हो। मेटाफिजिकल एलिमेंट मतलब क्या हो रहा है ब्रह्मांड में वगैरह, इस तरह से। तो ही लुक्ड इनटू अद्वैत फिलोसॉफी दैट इज नॉन डुअलिज्म एंड रोट वेरियस कमेंट्रीज ऑन उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भगवद गीता। तो अगर एग्जाम में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अद्वैत फिलोसॉफी के बॉस ये मास्टर थे एक तरह से, उससे रिलेटेड इन्हें हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, ओके। अद्वैत मतलब नॉन डुअलिज्म, मतलब कि 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। 2 अलग अलग कौन सी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं? पहली हो गई ब्रह्मा मतलब परमात्मा और दूसरे हो गए आत्मा मतलब सेल्फ। तो ब्रह्मा और परमात्मा ये दोनों और आत्मा अलग अलग नहीं है, मतलब आत्मा ही परमात्मा है। ये होती है अद्वैत फिलोसॉफी, ओके। ही रिकॉग्नाइज्ड द रियलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रिजर्व्ड द नोशन ऑफ ब्रह्मा एंड सेल्फ। ये 2 चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी। उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया वो था इंट्यूशन, जिसे हम आभास कहते हैं। इंट्यूशन के बेसिस पे इन्होंने काफ़ी अच्छी फिलोसॉफी लिखी है। इनका ये कहना था, फॉर हिम इंट्यूशन वॉज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस एज इट वॉज द मोस्ट ऑथेंटिक रियलाइजेशन ऑफ द रियल ब्रह्मा, ओके। जैसे कि आपको कई बार लगता है यार कि मुझे लगता है एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, या ये बुक इंपॉर्टेंट है, या ये बंदा आगे जाके बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये जो इंट्यूशन कहता है उसको रियल ब्रह्मा कहा गया है अकॉर्डिंग टू सर्वपल्ली राधाकृष्णा। उन्होंने ये भी कहा कि इंट्यूशन इज इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज रियली ब्यूटिफुल, ओके, एंड इज बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ लॉजिक एंड लैंग्वेज एंड देयर इज नो कंसेप्शन बाय विच वी कैन डिफाइन इट। तो अगर उनसे किसी ने पूछा कि इंट्यूशन सर आपका क्या मतलब है, तो उन्होंने बोला कि ये इंट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसपे कोई लॉजिक भी नहीं लगता और इसको हम समझा भी नहीं सकते। इट वी कैन नॉट डिफाइन इट, ओके। तो बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ लॉजिक एंड लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज। ही सजेस्टेड दैट सेंसरी नॉलेज इज इन वन एस्पेक्ट क्लोजेस्ट टू इंट्यूशन। मतलब कि आपको अंदर से सेंस हो जाता है कि यार ये चीज़ शायद अच्छी हो सकती है, ये बहुत अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, कहते हैं ना अपन। तो ये सेंसरी नॉलेज, अंदर सेंसेस से आपको महसूस करते हो उस चीज़ को, और दिस इज क्लोजेस्ट टू इंट्यूशन। इंट्यूशन नहीं है पर क्लोजेस्ट टू इंट्यूशन है अकॉर्डिंग टू सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आता है इंट्यूटिव एप्रीहेंशन। ये भी उनके फिलॉसफी का एक पार्ट है।
इन्होंने कहा कि while logic deals with facts already known, intuition goes beyond logic and to reveal previously unseen connection between facts. He said that we forget that we invent by intuition but we prove by logic. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ इस तरह से हो सकती है, आपका अंदर से एक सिक्स सेंस कह रहा है कि यार ये इस तरह से हो सकता है, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से याद कर सकता हूँ या रिवाइज कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा हो, तो ये जो एक ऐसी चीज़ है, ये अनसीन कनेक्शन रहते हैं बिटवीन डिफरेंट फैक्ट जो आपका ब्रेन बनाता है अंदर से। और हम जनरली ये भूल जाते हैं कि हम कोई भी चीज़ का इन्वेंशन अपने इंट्यूशन से करते हैं, पर हम उसको प्रूफ लॉजिक से करते हैं। जैसे कि अगर आपको एक स्टोरी पता हो, आपने 12th में बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो एक जिसने बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बाद में डिज़ाइन किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया था कि एक सांप है जो अपनी पूंछ अपने मुंह से काट रहा है और वो सांप गोल गोल घूम रहा है। इस तरह से उन्होंने कार्बन के 6 कार्बन को इस तरह से जोड़ा था। तो वो एक तरह से इंट्यूशन था, उनको ड्रीम्स में आया था वो एक्सपीरियंस, बट बाद में लॉजिकली भी उसको प्रूव किया गया कि हाँ यार, ये इसी तरह से ही जुड़ सकती हैं 6 कार्बन्स को। तो ये इंट्यूटिव एप्रीहेंशन एक कॉन्सेप्ट था उनका। इसके बाद उन्होंने एक लिखा साइकिक एक्सपीरियंस के बारे में। उन्होंने लिखा, इंडियन फिलोसॉफी उनका जो वर्क था, जिसके 2 वॉल्यूम आए थे, मैंने बताया था, ही डिस्क्राइब्स अबाउट सुपर नॉर्मल एक्सपीरियंसेस। ही एक्सप्लेन्स दैट द माइंड ऑफ अ मैन हैज 3 एस्पेक्ट्स, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। ओके, कॉन्शियस मतलब जो आपके बेसिक बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैं इस वक्त बोल रहा हूँ या देख रहा हूँ या मेरे हाथ में पेन है, तो ये मेरा कॉन्शियस एलिमेंट्स हो गए। सब कॉन्शियस मतलब मैं जो कर रहा हूँ पर उस पर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है, जैसे कि मेरी हार्ट बीट, जैसे कि मेरी पलकों का झपकना, ये सब कॉन्शियस माइंड मेरा कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक सुपर कॉन्शियस भी होता है। जो सुपर कॉन्शियस होता है वो होता है एबनॉर्मल साइकिक फिनोमिनन, जिसके दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे कि एस्टेसी, जीनियस, इंस्पिरेशन, मैडनेस। ये सारे हम कहेंगे कि कोई आदमी यार जीनियस है, जीनियस पेंटर है या जीनियस राइटर है, तो जीनियस क्यों कहा? क्योंकि वो बाकी लोगों से डिफरेंट है। ओके, मतलब उसमें कुछ ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने वर्क को बाकी लोगों से बेटर वे में प्रेजेंट कर सकता है। तो ये जो होती है, ये सब कॉन्शियस की पार्ट होते हैं। तो उसमें आगे लिखा है, दीज आर ऑल द वर्किंग ऑफ सुपर कॉन्शियस माइंड। तो सब कॉन्शियस मैंने आपको बताया, कॉन्शियस मैंने आपको बताया, और सुपर कॉन्शियस जो एलिमेंट्स होते हैं माइंड के, वही आपको एक जीनियस, एक इंस्पिरेशन, या आप कह सकते हो कि एक पागलपन के पॉइंट पे खड़ा है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट है सुपर कॉन्शियस माइंड के। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी फिलोसॉफी में कही थी। एस्थेटिक एक्सपीरियंस में हम पढ़ेंगे, राधा कृष्णन ने ये लिखा था कि ट्रू आर्टिस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ होल पर्सनैलिटी कनेक्टेड विद द क्रिएटिव इम्पल्स ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि आप समझ लीजिए, MF हुसैन साहब हैं, एक आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग बनाते थे मतलब, और वो जो पेंटिंग बनाते हैं वो उनकी पूरी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करता है। एंड ही इज कनेक्टेड विद द क्रिएटिव इम्पल्स ऑफ द यूनिवर्स। क्रिएटिव मतलब क्रिएशन वाली चीज़ें, इम्पल्स मतलब एक एनर्जी जो आपको पुश कर रही है, और वो एनर्जी आती है यूनिवर्स से। तो इस तरह कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी बहुत अच्छा क्रिएशन, वो क्रिएटिव इम्पल्स ऑफ द यूनिवर्स की वजह से वो बना पाता है, और उसके आर्ट में उसकी पर्सनैलिटी हमेशा झलकती है। ओके, ही फर्दर सेड दैट what a scientist does when he discover new laws is to give a new definition to observed fact. Okay, an artist does the same thing. He gives new meaning to our experiences and organizes it in a different way. जैसे कि न्यूटन साहब ने ग्रेविटी का लॉ दिया आपको, तो ऐसा तो था नहीं कि न्यूटन के डिस्कवर करने के बाद ही ग्रेविटी ने काम करना शुरू किया। ग्रेविटी तो ऑलरेडी थी वहां पे, पहले से थी, जब से धरती बनी है तब से थी, पर न्यूटन ने उस एक साइंटिफिक फैक्ट को उठा लिया और उससे एक ऑब्जर्वेबल या एक इक्वेशन डेफिनेशन के फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से कोई भी आर्टिस्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अगर गुलजार साहब ने एक लिरिक्स लिखी है, वो किसी लव सॉन्ग के ऊपर है, तो ऐसा तो नहीं है कि गुलजार साहब के लिखने के बाद ही लव जिंदा हुआ धरती पे। लव तो ऑलरेडी है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक ब्रदर सिस्टर के बीच में, एक माँ बेटे के बीच में, या एक पिता और बेटी के बीच में। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पर उसको इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से बयां किया गया है कि आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एस्थेटिक एक्सपीरियंस का नाम दिया। इसके बाद राधा कृष्ण साहब ने एथिक्स लिखी।
एथिक्स के वो प्रोफेसर भी थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने जो एथिक्स लिखी उसमें इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है. अकॉर्डिंग टू हिम, एथिकल एक्सपीरियंसेस रिजॉल्व्स dilemmas and harmonizes different path of possible action. तो एथिकल एक्सपीरियंस क्या करता है, कोई भी दो रास्ते हैं, आप फंसे पड़े हो कि यार मैं करप्शन करूं कि नहीं करूं, तो डिलेमा में हो आप, और एथिकल एक्सपीरियंसेस इस चीज़ को हार्मोनाइज कर देगा डिफरेंट पॉसिबल एक्शंस के थ्रू. मतलब कि वो एक आपको सही स्थिति पे लेकर आ जाएगा अगर आप एथिक्स जानते हो तो. मॉरल इंट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम रॉन्ग पाथ एंड रीमेक्स अवर पर्सनैलिटी. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे कि आपके पास एक फाइल आई और आप इसके पहले तक नॉर्मली साइन करते आ रहे हो, पर आपका मॉरल इंट्यूशन कहा कि यार इस फाइल पे मैं साइन नहीं करता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए. तो ये जो मॉरल इंट्यूशन है ये आपको बचाता है रॉन्ग पाथ पे जाने से, और ये अब आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है कि अगर दोबारा कभी कोई फाइल आएगी तो आप एक बार उसे पढ़ोगे और फिर उसको आप साइन करोगे. ओके. ही फर्दर सेज दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मॉरल डिसीजंस are taken on the basis of well established moral codes. However, it does not help in time of moral crisis. कि जो फैसले जनरली लिए जाते हैं वो एक मॉरल कोड्स का बेस होता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपको अपीग्रह नहीं करना है, आपको लोगों का ध्यान रखना है, ये मॉरल कोड्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं. पर कभी भी मॉरल क्राइसिस होगा तो आपको ये सारे काम नहीं आएंगे. तो फिर क्या काम आएगा? काम ये आएगा कि इन द टाइम ऑफ मॉरल क्राइसिस the creative force of ethical intuitions comes to the front, and in this situation the forward move should be a creative act. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप मॉरल क्राइसिस में आ गए हो कि यार अगर मैं ये फैसला लेता हूँ तो भी मेरा नुकसान है और मैं ये फैसला लेता हूँ तो भी मेरा नुकसान है, मॉरल क्राइसिस आ गया है. अब आप क्या करोगे कि ऐसे केस में क्रिएटिव फोर्स ऑफ इंट्यूशन कम्स इनटू इफेक्ट, और ऐसे केस में आपको एक क्रिएटिव एक्ट यूज करना चाहिए, कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए. इसका एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. कुछ साल पहले एक आईएएस ऑफिसर थी लेडी, उनके साथ क्या हुआ कि वो किसी चीज़ की जांच कर रही थी और वो फाइल काफ़ी बड़ी हो गई थी. मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी फाइल्स हो गई थी उसके में कि फाइल्स को एक जगह रखना बहुत बड़ा रिस्क था कि अगर एक भी फाइल गायब हो जाती तो उनकी इन्वेस्टिगेशन पे इफेक्ट आ जाता. तो उन्होंने किया क्या कि उस पूरी फाइल को एक अलमारी में बंद किया, और उनको फिर बाद में इस बात का डर लगा कि यार अलमारी की चाबी भी कोई उठा सकता है, या अगर मैं अलमारी पे लॉक लगाऊंगी तो भी कुछ हो सकता है. तो उन्होंने क्या किया, इस अलमारी को पूरी तरह से साड़ी से लपेट दिया. एक साड़ी लेकर आई वो, और उसको पूरी तरह से अलमारी को साड़ी से लपेट दिया और उसके ऊपर फिर ताले वाले चेन वेन लगा दिया पूरा. तो अब वो एक तरह से क्रिएटिव उनने काम किया कि कहीं फाइलें गायब ना हो जाएं, तो इस तरह का उनने एक अप्रोच अपनाया. काफ़ी आईएएस ऑफिसर्स ऐसा करते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हैं चीज़ों का. जैसे कि एक अविनाश शरण करके आईएएस ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला कि जो नक्सलाइट एरिया है वहाँ पे एम्बुलेंसेज नहीं जा पाती तो बाइक एम्बुलेंस उन्होंने बना दी. तो ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के. ओके. मॉरल एक्शंस आर सोशली रूटेड एंड सो सोशल स्टेज एट द बिगनिंग ऑफ ईयर्स हेल्प्स अ लॉट. तो कोई भी टाइप का मॉरल एक्शन का जेनेसिस, उसका शुरुआत बचपन में ही हो जाता है कि इनिशियल ईयर्स में अगर आपको मॉरलिटी सिखा दी जाए तो आपको लाइफ में काफ़ी हेल्प होता है. इसलिए आप देखेंगे कि स्कूल के करिकुलम्स में, सिलेबस में मॉरलिटी पे हमेशा चैप्टर्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, सिलेबस का पार्ट होता है इनिशियल ईयर्स में. राधाकृष्णन सेज वन कैन नॉट अफोर्ड टू बी एब्सोल्युटली साइलेंट. जब भी आपके सामने कोई मॉरल सिचुएशन आ जाए तो आपको चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं रहना है. और आज मेजॉरिटी केसेस में यही हो रहा है कि मॉरल सिचुएशन या एथिकल कॉन्फ्रंटेशन के सामने हम अपने आप को चुप रहना सबसे बेटर ऑप्शन समझते हैं. ओके. द इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस विच इज द गाइडिंग इम्पल्स बिहाइंड ऑल मॉरल प्रोग्रेस मस्ट बी चेक्ड एंड टेस्टेड अगेंस्ट रीजन. उनका यह भी कहना था कि अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है किसी भी चीज़ का, तो ऐसा नहीं कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लगो. जैसे कि अगर आप कोई सिचुएशन में फंस गए हो, आपको लग रहा है कि आपने एक जगह गलत साइन कर दिया था और अब कार्रवाई होगी तो आप फंसोगे, तो इससे पहले रिजाइन कर दो. तो ये एक सॉल्यूशन नहीं होता है. सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई भी जो आपको इंट्यूटिव एक्सपीरियंस आ रहा है अंदर से कि यार चलो मैं ये एक्शन लेता हूँ, उसको आपको मॉरली चेक भी करना है अंदर और टेस्ट करना है रीज़न के साथ कि अगर ये रीज़न सामने वाला देगा तो मैं फंसूंगा कि नहीं फंसूंगा, ये सामने वाला रीज़न देगा तो मेरा क्या आंसर होगा, इस तरह से. तो आपके इंट्यूशंस को रीजनिंग पे टेस्ट करना है आपको, ये उन्होंने कहा था. अ मॉरल हीरो
उन्होंने वर्ड लिखा, अ मॉरल हीरो वो होता है इज द वन हु कार्व्स आउट एन एडवेंचरस पाथ इन केस ऑफ मॉरल क्राइसिस, कि जब भी कभी मॉरल क्राइसिस हो जाए तो वो एक एडवेंचरस पाथ निकाल दें. अ मॉरल हीरो हैज एन अनशेकेबल सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड अनलिमिटेड पावर ऑफ द सोल. तो उन्होंने ये दो चीज़ें एक मॉरल हीरो के बारे में लिखी कि अनशेकेबल सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा वो बंदा, हमेशा सोचेगा कि यार इस क्राइसिस से भी मैं बाहर निकल के आऊँगा, कुछ मेरा अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता. एक अनशेकेबल सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म होता है उनके पास. और अनलिमिटेड पावर होती है सेल में कि सोल में, कि अगर मुझे लगता है कि मैं चीज़ हासिल कर सकता हूँ तो वो कर सकते हैं वो चीज़. ओके. इसके बाद उन्होंने कहा कि ऑल मॉरल प्रोग्रेस इज ड्यू टू नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट. नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट कौन होते हैं? जिन्होंने सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं माना, या उन्होंने कोई मॉरलिटी कोई चीज़ लिखी थी उसको शायद नहीं माना. तो जब भी मॉरल जो चीज़ें हैं वो प्रोग्रेस तभी करेंगी जब नॉन कन्फर्मिस्ट लोग उसे मिलेंगे, जो उसे कन्फर्म कर रहा है, उसकी बातों में एक्सेप्ट कर रहा है. तो वैसे तो हर कोई है, पर जो उस मॉरलिटी को चैलेंज करेगा वही मॉरलिटी को आगे लेके जाएगा, एक नया आयाम, एक नया डेफिनेशन देगा. ओके. अ मॉरल हीरो इज नो लॉन्गर गाइडेड बाय द एक्सटर्नल मॉरल कोड्स बट ही इज गाइडेड बाय हिज इनर रिदम. उसको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है कि वो जो काम कर रहा है कि वो मॉरल है कि नहीं है. अगर वो काम मॉरल कर रहा है तो वो अपने आप ही एक मॉरल हीरो बन जाएगा, वो अपनी इनर रिदम को सुनेगा. ओके. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही था. आप बताइएगा मुझे कि लेक्चर आपको कैसा लगा. निधिश्री एकेडमी में आप एनरोल भी कर सकते हैं. जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, नए बैचेस बनेंगे MPPSC 2020 के लिए और UPSC 2020 के लिए. हम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल भी ऑफर कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे चाहें तो वो कंप्लीट सिलेबस, प्री मेंस, इंटरव्यू, हम सबकी प्रिपरेशन करवाएंगे. इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. और कोई भी ज़रूरतमंद हो जिसे इन एथिक्स के लेक्चर के बारे में नहीं पता है या ज़रूरत है तो उन्हें प्लीज़ बताइए कि ऐसे एथिक्स के लेक्चर हो रहे हैं. तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम निधिश्री एकेडमी. मैं हूँ अनर्घ जैन.